इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को उन बातों को सदन में रखना चाहिए जो वर्तमान के लिए भी भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में काम आ सके। और इसी दृष्टि से मैं कह रहा था, जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया, सबने किया। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी 4थी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही ला सकता है जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई, कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो परिणाम आए, मैंने पिछले दिनों वे सभी बातें आपके सामने रखी थी, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सरकार की मंशा सही हो, और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या है। आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, इसका भी फर्क साफ है। फर्क साफ है, और वो फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब समस्या के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहाने 10 मिल जाते हैं। जब समाधान के बारे में सोचते हैं तो हमें रास्ते मिल जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को तो उत्तम बनाना पड़ता है, और हम लोगों ने उस समय को ही उत्तम बनाया है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी समाधान निकाल करके लाती है,
गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए क्या कुछ किया जाना है, उसका समाधान भी हमारे पास है और उस प्रकार की योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हीं योजनाओं को फिर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन कैसे होना है, उन्हीं को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। महोदय, मैं यहां पे हमारी सरकार ने अपना 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया है इस माननीय सदन में 26 मई को, और ये सच है, बजट का दायरा अब तक के सभी बजट से सबसे बड़ा बजट है। मैं माननीय सदन के सामने एक चीज प्रस्तुत करूंगा जिसको देख करके आप लोग भी कुछ मुद्दों को लेकर के बहुत ताज्जुब करेंगे। क्या स्थितियां थी प्रदेश की। प्रदेश का जो पहला बजट आया था 1947 में, उस समय की स्थिति क्या थी प्रदेश में, मैं माननीय सदन के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। और उस दृष्टि से अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी देख लें, जो पहला बजट आया था प्रदेश का, वह था कुल 103 करोड़ रुपए का 1947 में, और उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह थी 267 रुपये, और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 259 रुपया। 1947 में जो देश की जीडीपी थी वह 9,530 करोड़ रुपए थी, और उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह थी 1,628 करोड़। आज देख सकते हैं कि भारत ने इस दौरान एक लंबी यात्रा तय की, अनेक चुनौतियां आई हैं। इतनी बड़ी आबादी को नेतृत्व देते हुए भी इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की, और लंबी यात्रा तय करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अंतर नहीं है। जब 1947 में देश आजाद होता है तो पर कैपिटा इनकम जो देश की है नेशनल एवरेज के बराबर ही लगभग यूपी की थी, लेकिन इन 75 वर्षों में हम कहां खो गए। 70 वर्षों में हम यूपी को कहां लेके चले गए। 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी। ये 1/3 रहना क्या साबित करता है? हम इसके लिए केवल आपको नहीं ब्लेम कर रहे हैं, आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे कि जो एक 267 रुपये प्रति व्यक्ति आय देश की है और देश की उत्तर प्रदेश की 259 1947 में, क्या कारण है कि हम 16-17 में आते आते ये देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 हमारी रह गई। कहां हम लेके जा रहे थे यूपी को? कोई बात तो होगी। देश विकास कर रहा है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या थी 1947 में और 2016-17 में, और फिर आज 21-22-23 में? मुझे लगता है सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में इस चिंतन को आगे बढ़ाना होगा कि अगर 1947 और यूपी में पोटेंशियल है और विगत 5 वर्ष के अंदर जो कुछ किया गया है उसी 5 वर्ष के बजट के प्रतिनिधित्व को करने के लिए ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हमने कोई
ये नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। ये कोई स्कीम पार्टी के नाम पे नहीं होती है, कोई स्कीम व्यक्ति के नाम पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद जो कुछ भी हुआ है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को साक्षी मान करके उनके उत्थान के लिए हुआ है, उनके विकास के लिए हुआ है। और उसी उत्थान और विकास की इस प्रक्रिया के साथ ये बजट जोड़ने के लिए, आज आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हम यहां पर आए हैं। मुझे जब तक हमारे लक्ष्य ऊंचे नहीं होंगे तब तक हमारी उपलब्धियां भी बड़ी नहीं होंगी। और लक्ष्य को कम करके हम बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बजट का दायरा बड़ा है। 2016-17 में जो बजट आया था प्रदेश का, वह लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था। आज जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया इस माननीय सदन में, तो 6,15,000 करोड़ रुपए का है। दुगना से ज्यादा हम लोग इस बजट की राशि को बढ़ाने में सफल हुए। और ऐसा नहीं कि इस दौरान कार्य न हुए हों। महोदय, अगर मैं 2012 से 2017 के बीच